सभी साथियों को सबसे पहले मेरा जय हिंद। ठीक है, और इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, जो कि है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि क्या कुछ है इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। ठीक है, अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, आपका क्लास 10th में, लेकिन क्लास 9th में जब आप थे तो आपने पढ़ा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि आप क्लास 9th में दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, उसको हल कैसे किया जाता है, उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, सब कुछ आप क्लास 9th में क्या किए, पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको नहीं याद है या आप नहीं पढ़े तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देंगे। आखिर दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या, उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, अगर आप क्लास 5 में नहीं भी पढ़े हैं तो। ठीक है, लेकिन इस क्लास में हमको मेनली दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। युग्म का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो युग्म का मतलब होता है मेरे भाई जोड़ा। ठीक है, जब दो चर वाला रैखिक समीकरण एक जोड़ा में लिखा जाता है, यानी कि दो बार लिखा जाए, तो इसे ही हम लोग कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, जैसे देखो, दो एक ये जो लिखा हुआ है ये है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, हम आपको विस्तार से बताएंगे आखिर होता क्या है। ठीक है, लेकिन हम एक इस चैप्टर का एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमको जो रैखिक समीकरण युग्म होता है, पूरे चैप्टर में बस हमको रैखिक समीकरण युग्म को हल करना, बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ रैखिक समीकरण युग्म को हमको क्या करना, हल करना। बस इस हल करने की विधि को आपको पढ़ना है। जैसे हल करने की दो विधि मेन रूप से मोटा मोटी जानो तो एक होता है ग्राफीय विधि और एक होता है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि के अंतर्गत आपको तीन विधि पढ़ना है, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, एक बीजगुणन करने विधि, बस। ठीक है, अगर आप इतना इस चैप्टर में कर लेते हैं तो आपका चैप्टर खत्म हो जाता है और आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में एक भी मार्क्स, अगर इस चैप्टर से 10 मार्क्स का सवाल आता है तो आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बस है ही इतना। या तो आप ग्राफीय विधि से हल करेंगे, यानी कि ग्राफ बनाने के लिए, या तो बीजगणितीय विधि से आपको हल करना है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि एक आखिर दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने से पहले हम समझते हैं कि एक बहुपद और एक समीकरण में आखिर अंतर क्या होता है। इससे पहले आप बहुपद पढ़े होंगे। ठीक है, तो बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, आप जैसे, ठीक है, आपके मन में कभी सवाल उठता होगा कि भैया आप बताइए कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। देखो, ये जो हम लिखे 4x + 3y, ठीक है, सॉरी 4x + 3y नहीं, 4x + 6, ठीक है, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, और ये एक बहुपद है। बहुपद की परिभाषा हम आपको क्या बताए थे, अगर आपने पीछे का लेक्चर देखा होगा, कि एक चर वाला एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक चर वाला एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात अऋणात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो चर यहाँ पर एक है, चर की संख्या कितनी है, बोलेंगे भैया चर की संख्या केवल x, हमको एक ही चर नजर आ रहा है, और x की घात क्या है, एक है, जो कि एक अऋणात्मक पूर्णांक है। तो अगर इस तरीके का कोई बीजीय व्यंजक है तो इसे हम लोग बहुपद करते हैं। लेकिन इसी बहुपद के इक्वल्स टू में, ठीक है, कुछ आ जाए, जैसे 4x + 6 है, अगर इसके इक्वल्स टू में कुछ आ जाए, मान लो जैसे इसके इक्वल्स टू में 2 आ जाता है, तब इसको हम लोग कहते हैं समीकरण। ठीक है, तब इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, बहुपद और समीकरण में मोटा मोटा यही अंतर है कि बहुपद आपका बस ऐसे लिखा रहता है, लेकिन समीकरण में इक्वल्स टू के बराबर कुछ रहता है, इक्वल्स टू के बराबर 2 हो, इक्वल्स टू के बराबर 0 हो, या इक्वल्स टू के बराबर 6 हो। ठीक है, अब एक तो मोटा मोटा अंतर ये हो गया कि बहुपद आपका ऐसे लिखा रहता है और समीकरण में आपका इक्वल्स टू के बराबर में कुछ दिया रहता है, क्योंकि समीकरण का मतलब ये इक्वेशन, इक्वेशन यानी कि जिसके इक्वल में कुछ हो। ठीक है, ये होता है आपका समीकरण यानी कि इक्वेशन। अब देखो, बहुपद जो होता है ना बेसिकली केवल एक चर का होता है। ठीक है, ध्यान दो, अगर कहीं लिखा है 4x + 6y, ठीक है, तो इसमें बोलेंगे भैया दो चर हमको नजर आ रहा है x y, तो इसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुपद की परिभाषा एक चर वाला बीजीय व्यंजक ही बहुपद कहलाता है, तो क्या हम इसको समीकरण कहेंगे। अब भी हम इसको समीकरण भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया, क्योंकि इसके बराबर में अभी कुछ है नहीं। जब हम इसके बराबर में कुछ दे दें, जैसे 4x + 6y, इसके बराबर में मान लो देते हैं 3, ठीक है, तब जाके हम इसको कहेंगे कि भैया ये एक समीकरण है, और ये कई चर वाला समीकरण है, तो बोलेंगे भैया हमको यहाँ पर दो चर नजर आ रहा होगा, एक x और एक y। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण भी क्यों कहेंगे कि यहाँ पर x की पावर भी एक, y की पावर भी एक, तो मैक्सिमम पावर एक होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद केवल एक चर में होता है, और समीकरण जो होता है एक चर, दो चर, तीन चर, किसी में भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें केवल एक चर आपको x नजर आ रहा है। ये जो है बेसिकली ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। आप चाहे तो तीन चर वाला रैखिक समीकरण भी लिख सकते हैं, मान लो 3x + 4y + 6z इक्वल्स टू हम दे दिए 0। ठीक है, तो ये जो है आपका तीन चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने तीन चर इस्तेमाल कर लिया, x y z। ठीक है, तो ये आपका तीन चर वाला। अगर हम दो चर को इस्तेमाल करते हैं तो वो दो चर वाला होता है, अगर हम एक चर को इस्तेमाल करते हैं तो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है, लेकिन रैखिक समीकरण युग्म बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाता है।
एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है। बेसिकली अभी हम आपको ग्राफ बताना सिखाएंगे, ठीक है। मान लो हमारे सामने एक हम ले लिए 2x + y = 4, ठीक है। इसमें आपको दो चर नजर आ रहा होगा और पावर भी एक है, तो ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर इसको हल करने की बात आती है तो हम क्लास 9 में इसको कैसे हल करते थे। पहले हम इसको मान लेते थे इक्वेशन 1, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते थे, समीकरण के लिए सारणी बनाते थे। जैसे समीकरण 1 के लिए सारणी में हम क्या करते थे कि 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट प्राप्त करते थे। अब देखो पॉइंट प्राप्त करने से कि पहले भी एक चीज़ आप जान लो, समीकरण का हल आखिर होता क्या है। 2x + y = 4 कहेगा कि इस समीकरण का हल क्या होगा। तो समीकरण का हल यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। x की वैल्यू और y की वैल्यू वही मान होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब कि x के जगह कौन सा मान संख्या और y की जगह इसी कौन सी संख्या रख दी जाए। जब दोनों को हम मतलब इसको जो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है 2 से गुना करके और प्लस y जोड़ेंगे तो अगर 4 आ जाता है तो x और y का वह मान इस दत्त समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। दत्त समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं। जैसे 2x + y = 0। अब एज्यूम कर लो कि अगर x = 1 हम y = 2 रख देते हैं, ठीक है। अगर इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पर अगर हम x = 1 और y = 2 रख देते हैं तो क्या ये 4 के बराबर नहीं आ जाएगा। तो बोलेंगे भैया बिल्कुल 4 के बराबर आ जाएगा। 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस में 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये जो x = 1 और y = 2 है ना, ये जो है इस दिए गए समीकरण का हल है, ठीक है। बेसिकली x और y की हर एक वह वैल्यू जो दिए गए समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, यानी कि LHS = RHS कर दे, वो दिए गए समीकरण का हल होगा। तो ये जो है ना ये इस दिए गए समीकरण का क्या है, हल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको उस विधि से हल प्राप्त नहीं करना है। यहाँ पर हम एक तरीका अपनाएंगे x और y का हल प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हम 3 रो, ठीक है, इस तरीके से और 3 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। फिर हम x दे देंगे, y दे देंगे और फिर x y ले लेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि x का अपने मन से, ठीक है, एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे अपने मन से, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन है 2x + y = 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का अपने मान से कोई भी आप चाहो, x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3, आप कुछ भी रख सकते हो अपने मन से, ठीक है। और उसके सापेक्ष में फिर आपको y का मान निकालना है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि x और y का ऐसा ही मान रखना जिससे आपका ग्राफ बनाना ईजी हो, ठीक है। यानी कि x का कोई मान पूर्णांक भी लेना और ऐसा पूर्णांक लेना कि y की वैल्यू भी एक आपका क्या है, पूर्णांक भी है, ठीक है। जैसे एज्यूम कर लो कि अगर इस पूरे इक्वेशन में, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन में अगर हम x का मान 0 रख देते हैं, ठीक है भैया। अगर इस पूरे इक्वेशन में हम अपने मन से x का मान 0 रख देते हैं, मान लो x = हम 0 रखें तो y = क्या आ जाएगा, बोलेंगे भैया 4 आ जाएगा। तो x = 0 और y = 4 इस दिए गए समीकरण का एक हल होगा। देख लो, अगर x के जगह हम 0 रख देते हैं, ये पूरा टर्म 0, और y की जगह हम 4 रख देते हैं तो y का मान 4, तो ये आपका LHS बन जाएगा। और RHS में भी क्या है, 4, तो 4 = 4। तो ये जो x = 0 और y = 4 होगा, ये भी एक दिए गए समीकरण का हल होगा। हम जो आपको शुरू में बताए थे कि x = 1 और y = 2, ये भी इस दिए गए समीकरण का हल होगा। कहेंगे भैया इस तरीके से तो बहुत सारी संख्या बनेगी जो दिए गए समीकरण का हल होगा जी, ठीक है। एक रैखिक समीकरण का बहुत सारा मान हो सकता है जो उस रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है, लेकिन हमें उस बहुत सारे मान से मतलब नहीं, हमें बस केवल 2 मान से मतलब है, ठीक है। हमें x और y का केवल 2 मान पता चल जाए, 2 बिंदु पता चल जाए, ताकि हम इस समीकरण का क्या बना सके, ग्राफ बना सके। तो हमें केवल कितने मान से मतलब है भैया, बोलेंगे केवल 2 मान से मतलब है। 2 मान निकालने का तरीका क्या होगा, आपको एक बार x को 0 रख देना। जब इस समीकरण में आप x को 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, बोलेंगे भैया 4, तो एक बिंदु आपको मिल जाएगा 0,4। उसके बाद क्या करेंगे, आप चाहे तो y को 0 रख दो, तो जब इसमें y को 0 रख दोगे तो 2x = 4 बन जाएगा। तो यहाँ से x = आपका 2 आ जाएगा, तो y को 0 रखोगे तो x 2, तो एक बिंदु आपको मिल जाएगा 2,0, ठीक है। इस तरीके से आप 2 बिंदु प्राप्त करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो किसी का मान होगा कि भैया हम, ठीक है, एक बार x का मान 0 और एक बार x का मान 1 रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो एक बार तो आपको 0,4 मिल जाएगा। आप चाहो तो एक बार x का मान 1 भी रख लो, इसमें कोई भी समस्या नहीं। अगर x का मान y रखोगे तो y का मान 2, तो 1,2 लोगे, ठीक है। 1,2 आपका एक बिंदु आ जाएगा। फिर जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक 0,4 इस तरीके से लोगे, ठीक है, और एक 2 लोगे इस तरीके से, और दोनों लाइन को इस तरीके से मिला दोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, बस इतना ध्यान देना कि वैल्यू वैसा लेना इंटीजर में, ताकि ग्राफ बनाना इजी हो, ठीक है। अब जैसे इसके लिए अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम एक स्केल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और एक लाइन हम क्या करते हैं इस तरीके से, मान लो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने निगेटिव एक्सिस को कम लिया, जैसे निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस को कम लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम क्यों निगेटिव में वैल्यू ही नहीं है, इसलिए हम निगेटिव में क्या ले लिए, कम ले लिए, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। जैसे ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 3, ये आपका इस तरीके से 4, ये 5, ठीक है, ये 6, ये 7, ये 8। इसी तरीके से हम पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी नंबरिंग कर देंगे, ठीक है।
ध्यान दोगे, ठीक है। इसको हम पहले अच्छा से यहाँ पर सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 5 आ जाएगा, ध्यान दो। तो ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। बस 7 तक में हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि पता चले कौन एक है, ठीक है, बराबर। ठीक है, इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये बेसिकली आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपका एक्स डैश है, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्या है, ठीक है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये बेसिकली आपका वाई डैश। हमें वाई डैश और एक्स डैश से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि निगेटिव में हमें कोई बिंदु मिला नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 0,4, ठीक है। ये जो हम एक्स और वाई एक्सिस बना है इसमें हम 0,4 लेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपका 0,0 होता है। 0,4 करने का मतलब कि एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 4, ठीक है। जब भी आपको एक्स का मान 0 मिल जाए ना, तो आपको 0 मतलब एक्स एक्सिस पे आपको दौड़ना नहीं है, भौंकना नहीं है, ठीक है। मतलब एक्स का मान जब 0 मिल जाए, डेट मीन्स एक्स का मान 0 कब होता है, तो भैया बोलेंगे कि वाई एक्सिस पे एक्स का मान 0 होता है। ये आप पढ़े होंगे कि वाई एक्सिस पे एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो जब आपको एक्स बराबर 0 मिल जाए तो आपको एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट देखना नहीं है। फिर जो वाई पॉइंट है उसको देखो, वाई कितना है, 4, तो हम देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि ये जो मेरा हो जाएगा यही हो जाएगा मेरा 0,4, और इसको हम कोई पॉइंट नाम दे देंगे ए, ठीक है। फिर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे तो भैया बोलेंगे हमको 2,0 है। 2,0 का मतलब एक्स का तो मान 2 है लेकिन वाई का मान 0 है। तो जब वाई का मान 0 है तो हमको वाई एक्सिस पे कहीं, ठीक है, नहीं भौंकना है, ठीक है। मतलब वाई एक्सिस पे आपको देखना नहीं है, ठीक है। सिंपल एक्स एक्सिस पे आप दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 1 और 2, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा यही आपका हो जाएगा 2,0, ठीक है। 2,0 इसको आपको पॉइंट नाम दे देंगे बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। एक स्केल की सहायता से इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हम ले लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको बड़े ही सावधानी से क्या करना है, दोनों पॉइंट को मिला देना है, ठीक है। ये जो लाइन आपको मिला है ना, यही दिए गए समीकरण का ग्राफ है, ठीक है। ये जो लाइन आपको मिला है यही दिए गए समीकरण 2x + y = 4 का क्या है, ग्राफ है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से हम रिकैप कर देते हैं, ठीक है, कि करना कुछ नहीं है। आपको एक रैखिक समीकरण दिया रहेगा, सारणी इस तरीके से बनानी है। ये सारी चीज़ आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं कि एक्स का मान एक बार 0 लेंगे, वाई का मान एक बिंदु इस तरीके से प्राप्त करेंगे, एक बार वाई का मान 0 लेंगे तो एक्स का मान एक बिंदु इस तरीके से प्राप्त करेंगे। फिर बिंदु को हम एक्स और वाई एक्सिस पे दिखा देंगे। वाई एक्सिस पे एक्स का मान 0 होता है, तो जब एक्स का मान 0 हो तो हम वाई एक्सिस पे देखेंगे बिंदु को, और जब वाई का मान 0 हो तो हम एक्स एक्सिस पे बिंदु को देखेंगे, और दोनों बिंदु को इस तरीके से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। वही आपके दिए गए रैखिक समीकरण का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एक समीकरण आपका दिया हो तो ग्राफ बनाना। अगर दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हो तो उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, हम इसको देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक उदाहरण आपको लिए थे, हाँ, ठीक है। मान लो अगर आपके पास रैखिक समीकरण युग्म आ जाए, हम आपको बताए थे युग्म का मतलब क्या होता है, बेसिकली जोड़ा। जैसे ये एक रैखिक समीकरण है, ये एक रैखिक समीकरण है, दोनों को हम एक साथ लिख दिए तो बन गया रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। अब इसका आपको अगर ग्राफ बनाने के लिए बोला है तब कैसे बनाएंगे, तब भी कुछ नहीं करना है आपको। पहले जो दिया गया है पहला समीकरण, इसके लिए सारणी बनाएंगे और इसके लिए ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। फिर जो दूसरा है उसी एक्स और वाई एक्सिस पे दूसरे के लिए ग्राफ खींच जाएंगे, तो आपका रैखिक समीकरण युग्म के लिए ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। करके देखो, पहले समीकरण 1 के लिए सारणी लिखना है, पहले लिख देना समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है। फिर उसी तरीके से हम जैसे करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, ये x लेंगे, ये y लेंगे, ये x, y लेंगे, ठीक है। अपने मन से ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रहा होगा देख लो, ठीक है। इक्वेशन है, आप अपने मन से x को एक वैल्यू एज्यूम कर लो, फिर उससे आप y का मान निकाल लो, ठीक है। हम आपको बताए थे सहजता के लिए हम क्या करते हैं, x का मान 0 लेते हैं। अगर इस पूरे इक्वेशन में ध्यान दो, x + 2y - 4 = 0, अगर हम इसमें x का मान 0 लेते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, पहले तो 2y = 4 आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 तो एक बिंदु हमको मिल जाएगा 0,2, ठीक है। उसी तरीके से अगर इस इक्वेशन में हम एक बार x का मान 0 रख दिए तो हम दोबारा प्रयास करेंगे y का मान 0 रखने से। अगर y का मान 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो x बराबर आपका -4, इस बार आएगा तो हो जाएगा +4, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा +4। इस तरीके से पहले इक्वेशन के लिए हम दो बिंदु प्राप्त कर लेंगे, एक आपका आ जाएगा, ठीक है, 0,2 और एक आ जाएगा 4,0। करने का तरीका आपने देखा कैसे किया जाता है, ठीक है। पहले एक बार x को 0 कर देंगे, एक बार y को 0 कर देंगे, जरूरी नहीं हम 0 ही करेंगे, सहजता के लिए हम 0 कर देते हैं, ठीक है। फिर हम समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे उसी तरीके से, ठीक है।
उसी तरीके से हम, ठीक है, समीकरण 2 के लिए भी क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। इस तरीके से 3 रो बनाएंगे, इस तरीके से 3 कॉलम बनाएंगे, एक में x, एक में y और एक में बिंदु x, y। अब देखो जो समीकरण 2 है, ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, अपने मन से, ठीक है, एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो एक वैल्यू x का कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। अगर हम x का मान 0 एज्यूम कर लेते हैं, मान लो, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो 4y इक्वल टू -12 इस पर जाके +12, तो y का मान यहाँ से 4 3 12 आ जाएगा, यानी कि y का मान मेरा 3, तो 0,3 एक बिंदु आ जाएगा। अब उसी तरीके से हम एक बार x का मान 0 किए, तो एक बार हम y का मान 0 कर देंगे। अगर y का मान 0 करेंगे तो 4y आपका 0 हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0, तो 2x आपका 12 आ जाएगा, तो x बराबर 6। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकालने का हम साइड में कर रहे हैं ना, कि x का मान 0 रखें तो y का मान 3, ये आपको रफ में करना है। यहाँ पर आपको बस सारणी में x बराबर 0, y बराबर 3 लेके 0,3 लिख देना। अगर y का मान 0 लिए तो x का मान 6 आ गया, तो एक 6,0 आपका एक और बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पहले करना क्या है कि दोनों दत्त समीकरण युग्म जो भी है, ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, इस तरीके से सारणी बना लेनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है, आपको ग्राफ बनाना है। आपके पास ग्राफ कॉपी होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर स्केल की मदद से कुछ इस तरीके से आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू कोई नहीं है, तो हम निगेटिव एक्सिस नहीं लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसको आप एक्स डैश है। ठीक है, ये आपका बेसिकली एक्स है। ठीक है, ये आपका वाई है। ठीक है, ये आपका वाई डैश है, सभी को मालूम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, ताकि ग्राफ मेरा एकदम सटीक बैठे। ठीक है, ये आपका 0 है। ठीक है, ये आपका 1 है। ठीक है, ध्यान दो, ये आपका 2 है। ठीक है, ये आपका 3, ये आपका 4। ठीक है, जहाँ तक जा सकते हैं हम जा रहे हैं 5, 6, 7 और 8 तक। उसी तरीके से हम वाई एक्सिस पे नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, ये आपका 1 है। ठीक है, ये आपका 2 है। ठीक है, ये आपका 3 है। ठीक है, ध्यान देना, ये आपका 4 है। ठीक है, ये आपका 5 है। ठीक है, ये आपका 6 है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर एक हम लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ताकि ध्यान रहे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर भी हम उसी तरीके से क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आपको ग्राफ कॉपी पे इसको करना है। ठीक है, ताकि आपका ग्राफ सटीक बने। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए, ठीक है, जो हम बिंदु प्राप्त किए हैं, जैसे 0,2, तो पहले हम 0,2 दर्शाएंगे। आपको 0, ये तो आपका 0,0 होता है। अब आपको 0,2 दर्शाने के लिए मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको 0,2 यानी कि x का मान 0, y का मान 2, तो y एक्सिस पे मिलेगा 0,2। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट बन जाएगा 0,2, इसको हम पॉइंट ए नाम दे देंगे। दूसरा है 4,0 यानी x का मान 4, y का मान 0। ठीक है, ये आपका 4,0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस दोनों लाइन को हम क्या करेंगे, सिंपल, ठीक है, स्केल की मदद से अच्छे से मिला देंगे। ठीक है, अच्छे से इस तरीके से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये आपका बन गया समीकरण 1 का ग्राफ। ठीक है, ये जो लाइन मेरा बन गया, ये बन गया समीकरण 1 के लिए। ठीक है, ये किसके लिए बन गया भैया, समीकरण 1 के लिए। उसी तरीके से हम समीकरण 2 के लिए भी बना लेंगे। समीकरण 2 के लिए मेरा एक पॉइंट क्या है, 0,3, तो हम पहले 0,3 दर्शा देते हैं। जैसे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो ये आपका हो जाएगा 0,3। इसको हम कोई पॉइंट सी नाम दे देंगे। जो दूसरा है मेरा वो क्या है, 6,0, तो हम x का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको हम दे दिए 6,0 और इसको हम पॉइंट नाम दे दिए दी। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को भी अच्छे से स्केल की मदद से क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे रैखिक समीकरण युग्म का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ठीक है, दूसरे के लिए भी इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपके दूसरे इक्वेशन का ग्राफ, और ये जो पूरा ग्राफ हो गया आपके दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। करना कुछ नहीं है, एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ आपको। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2 आपको मान लेना है। पहले आपको समीकरण 1 के लिए सारणी बना लेनी है, फिर 2 के लिए बनानी है, फिर 1 का आप इस तरीके से ग्राफ खींचोगे, फिर दूसरे का ग्राफ इस तरीके से खींच लोगे। चूंकि मेरा जो ग्राफ बना है उसमें दोनों रेखा समांतर हो सकती है। हो सकता है किसी इक्वेशन में, ठीक है, आपको प्रतिच्छेदी रेखा मिले, किसी में संपाती रेखा मिले। ठीक है, लेकिन ग्राफ बनाने का ये पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, अब जो पहला आपका, ठीक है, जो पहला तरीका था, ठीक है, ग्राफीय विधि, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से कैसे हल करना है ये आपको हम बता दिए। ठीक है, अब हल कैसे निकलता है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये आप समझ चुके होंगे। और जो आपका प्रश्नावली 3.1 है, आपको बेसिकली उसमें आपको ग्राफ ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या आपका बीजगणितीय विधि। ठीक है, बीजगणितीय विधि हम आगे जैसे जैसे कंसेप्ट में आगे बढ़ेंगे, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हम आपको बीजगणितीय विधि बताएंगे। लेकिन यह था आपका
ऑल ओवरव्यू, ठीक है, कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, अब थोड़े से कुछ और पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। बेसिकली ये सिंपल पॉइंट है, किसी भी रैखिक समीकरण का ये आपका सामान्य रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, और युग्म का ये आपका सामान्य रूप होता है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 होता है। ठीक है, जो पहला देखो, ठीक है, इसको भी एक उदाहरण से समझ के लिंक करने का प्रयास करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये जो है ना, इसमें आपका a1 यहाँ पर 1 है, ठीक है, b1 आपका 2 है और c1 आपका -4 है, a2 आपका 4 है, b2 आपका a2 आपका 2 है, b2 आपका 4 है और c2 आपका -2 है। ठीक है, तो ये है, ये तो आपका रैखिक समीकरण युग्म है, लेकिन उसका सामान्य रूप जो होता है वो आपका ये होता है कि a1x, ठीक है, प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, इस तरीके से आपके किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का ये सामान्य रूप होता है। ठीक है, आई होप आप लोग ग्राफ बनाना सीख चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 की तरफ।